बेटा आज की क्लास में आपका वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट स्टार्ट हो रही है। बेसिकली चैप्टर 3 कह लो या एनसीईआरटी के अकॉर्डिंगली से आप यूनिट 3 बोल सकते हो, जिसका नाम है बेटा यहाँ पे लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। और इसको चैप्टर को जाना जाता है बेसिकली न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 के नाम से, पहली चीज। दूसरा, इसका जो शॉर्ट फॉर्म यूज होता है जिससे आप इसे जानोगे पूरे साल, वो है एलपीजी। ठीक है ना, एलपीजी मतलब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड। अब मैं थोड़ा सा इसके लिए ना रिकैप लेते हैं। अभी तक हमने इंडियन इकोनॉमिक्स में पढ़ा क्या है, आपको पता है 12th में आपके पास दो बुक्स हैं, एक इंडियन इकोनॉमी थी और दूसरी कौन सी चल रही है हमारी, मैक्रो इकोनॉमिक्स। इंडियन इकोनॉमिक्स के जो अभी हमने दो चैप्टर्स पढ़े बेटा, उसमें हमने ये पढ़ा, तीन कंडीशंस पढ़ी थी कि ब्रिटिश जब हमारे यहाँ पे नहीं आए थे उससे पहले हम कैसे थे, फिर ब्रिटिशर्स के आने के बाद हम कैसे हुए, और अब हम पढ़ रहे थे कि ब्रिटिशर्स जब यहाँ से चले गए तो यहाँ क्या क्या करके गए। उसके अंदर ना हमने कुछ चीजें देखी थी, जिसके अंदर एक सबसे बड़ी चीज आई थी क्या, कि हमारा यहाँ पे एक्सप्लॉयटेशन बहुत होता था। दूसरा, हमारा इंडस्ट्रियल एरिया बहुत ज्यादा अच्छा नहीं था, क्योंकि वहां पे कौन सा राज था, लाइसेंसिंग सिस्टम होता था। क्या होता था, लाइसेंसिंग सिस्टम। लाइसेंसिंग सिस्टम था क्या, कि अगर आपको उस टाइम पे कोई भी कंपनी खोलनी है या कोई इंडस्ट्री लगानी है तो आपको गवर्नमेंट से पहले क्या लेना पड़ता था बेटा, वहां पे लाइसेंस लेना पड़ता था। उस लाइसेंस को लिए बिना कोई भी प्राइवेट इंडस्ट्री काम नहीं कर सकती थी। ठीक है ना। अब ये कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी, जिसकी वजह से क्या हुआ, जो 1980 से लेकर 1990 का टाइम रहा ना, उस टाइम पे बताया जाता है कि अप्रोक्सीमेटली इंडिया जो था लगभग लगभग 2 डिकेड्स तक, यानी 20 सालों तक लगभग इसमें रहा डिप्रेशन। डिप्रेशन इन द सेंस इकोनॉमी क्या रही, बिल्कुल नीचे चली गई हमारी। जब ये चीजें देखी गई तो 1991 के अंदर गवर्नमेंट ने क्या लॉन्च करी बेटा अपने देश के अंदर, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। और इसको लेके आने वाले भी जो थे वो थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। ठीक है, उन्होंने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी निकाली। उस न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के जो मेन पॉइंट्स थे वो क्या था, लिबरलाइज करना, प्राइवेटाइज करना और ग्लोबलाइज करना। 1991 के बाद माना जाता है कि इंडिया का जो पूरा इकोनॉमिक सिस्टम था वो क्या हो गया बेटा, चेंज हो गया। और हमें क्या मिला, एक तरीके से ग्रोथ की तरफ हमें बूस्ट मिला था उस टाइम पे। अब हम एक एक करके समझेंगे कि ये चीजें होती क्या है, किस किस तरीके से हमने इसमें काम करा। काफी लेंदी चैप्टर्स में से एक है ये, तो ध्यान से समझेंगे बस इसे। अभी आप देखिए, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। बेटा सबसे पहले हमें समझना है सर, रिफॉर्म्स किसे कहा जाता है। मैंने पहले भी समझाया था आपको, रिफॉर्म्स का मतलब होता है बेटा चेंजेस। रिफॉर्म्स किसे बोलते हैं हम, परिवर्तन को, चेंज को बोलते हैं। तो सर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स क्या होते हैं, देखिए यहाँ पे कहता है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स रेफर्स टू द फंडामेंटल चेंजेस दैट वर लॉन्च्ड इन 1991 with the plan of liberalizing the economy and quickening its rate of economic growth। कहता है बेसिकली 1991 के अंदर क्या किया गया बेटा, कुछ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लेके आए गए, जिसका काम क्या था, इंडिया की इकोनॉमी को तेजी से ग्रो करना। द नरसिम्हा राव गवर्नमेंट इन 1991, उस टाइम के कौन हुए बेटा, ये प्राइम मिनिस्टर के लालो। ठीक है, started the economic reform in order to rebuild internal and external faith in Indian economy। The reforms intended at bringing in larger cooperation of the private sector in growth method of the Indian economy। देखो ये जो बेसिकली जो चेंज लेके आए गए थे ना बेटा, ज्यादा किसमें लेके आए गए थे, प्राइवेट सेक्टर के अंदर। Policy changes were proposed with regard to the technological upgradation, industrial licensing, removal of restriction on the private sector, foreign investment and foreign trade। इसके अंदर जो मेन चीजें थी उसको बहुत ध्यान से समझना, क्या क्या बोला गया, किस चीज को हाईलाइट किया गया था 1991 के अंदर। देखिए बेटा यहाँ पे सबसे पहले गवर्नमेंट ने क्या करा बेटा, अपग्रेड करी टेक्नोलॉजी, इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग, रिमूवल ऑफ रेस्ट्रिक्शन ऑन द प्राइवेट सेक्टर, फॉरेन इन्वेस्टमेंट पे रेस्ट्रिक्शन थी और फॉरेन ट्रेड पे रेस्ट्रिक्शन थी। इन सब चीजों को दूर करने के लिए क्या लेके आए गए बेटा, वहां पे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लेके आए गए। जब आप तीनों चीजें पढ़ोगे ना आगे जाके, लिबरलाइजेशन क्या होता है, ग्लोबलाइजेशन, तो आपको ये सारे पॉइंट्स वहां पे मिलेंगे। अभी कहता है एसेंशियल फीचर ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आर लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, कॉमनली नोन एज अ एलपीजी। अब चलो सर, रिफॉर्म्स तो आए, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि सर उसके आने के कारण क्या क्या थे, रिफॉर्म्स लेके क्यों आए गए। ठीक है, कहता है रीजन फॉर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, कहता है फॉल इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। मैंने ना आपको एक कहानी टाइप सुनाई थी कि हमारे पास बेटा एक हालात ऐसे पैदा हो गए थे, हमने ना फॉरेन वर्ल्ड बैंक से लोन लिया हुआ था, उसके ऊपर हमें क्या देना होता था, ब्याज देना होता था। हमारी इंडिया की इकोनॉमी की कंडीशन ऐसी हो गई थी कि हमारे पास ब्याज देने के भी पैसे नहीं थे, तो इंडिया ने अपना गोल्ड बेच के क्या करा था, उस टाइम पे उसकी ब्याज की पूर्ति करी थी। तो इतने इकोनॉमी के हालात क्या हो चुके थे, बिल्कुल बर्बाद हो चुके थे। अब यही चीज यहां पे समझाई जा रही है। कहता है इन 1991 इंडिया मेट विद अ फॉरेन एक्सचेंज और एक्सटर्नल डेब्ट क्राइसिस। एक्सटर्नल डेब्ट का मतलब होता है हमने बाहर से क्या ले रखा था, बहुत अधिक मात्रा में लोन ले रखा था बेसिकली, है ना। द गवर्नमेंट वाज नॉट एबल टू मेक रीपेमेंट ऑन इट्स बोरोइंग्स फ्रॉम द अब्रॉड। गवर्नमेंट ने जो बाहर से उधार ले रखा था उसके ऊपर वो रीपेमेंट तो कर ही नहीं पा रही थी, उसका इंटरेस्ट भी पे नहीं कर पा रही थी। द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व डिक्लाइन टू अ लेवल दैट वाज नॉट एडिक्वेट। फॉरेन रिजर्व इतने कम हो गए थे कि हमारे पास क्या क्या दिक्कतें आई,
टू फाइनेंस इंपोर्ट फॉर द मोर देन 2 वीक्स। हमारे हालात ऐसे हो गए थे जो आज पाकिस्तान के हैं, यानी 2 हफ्ते का भी हम बाहर से इंपोर्ट नहीं कर सकते थे। इंपोर्ट का मतलब क्या होता है बच्चे? जब बाहर की कंट्री से हम सामान खरीदते हैं, जब आप बाहर की कंट्री से सामान खरीदोगे तो पेमेंट किसके रूप में करोगे? आप उसी करेंसी के रूप में करोगे। तो हमारे पास इतना फॉरेन रिजर्व भी नहीं था कि हम 2 हफ्ते का सामान भी बाहर से इंपोर्ट कर सकें। टू पे द इंटरेस्ट दैट नीड टू बी पेड इन द इंटरनेशनल लैंडर, और जो बाहर से हमने लोन ले रखा था उस पर इंटरेस्ट पेमेंट के लिए भी पैसा हमारे पास नहीं था। फिर कहता है फाइनेंशियल क्राइसिस क्या हुए? द ओरिजिन ऑफ द फाइनेंशियल क्राइसिस कैन बी ट्रेस्ड फ्रॉम द इनएफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ द इंडियन इकोनॉमी इन द 1980s। कहता है 1980 के अंदर जो हमारा मैनेजमेंट था, जो फाइनेंशियल डिपार्टमेंट था, उसने अच्छे से काम नहीं किया, जिसकी वजह से हमें ये प्रॉब्लम देखने को मिली। क्या क्या प्रॉब्लम्स थी? पहली, development policies required that even though the revenue were very low, the government had to overshoot its revenue to meet the challenges like, ध्यान से समझो, रेवेन्यू का मतलब क्या होता है बेटा यहाँ पे? यानी गवर्नमेंट की सर जो इनकम थी ना, वो क्या थी? बहुत ही ज्यादा कम थी। और उसके सामने चैलेंज किसके थे? अनएम्प्लॉयमेंट, पुअर्टी, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। यानी गवर्नमेंट 3 प्रॉब्लम से जूझ रही थी। एक तो अनएम्प्लॉयमेंट बहुत था, गरीबी लगातार बढ़ती जा रही थी, और साथ ही साथ देश की जनसंख्या भी क्या थी बेटा? लगातार इंक्रीज होती चली जा रही थी। द कंटिन्यूड स्पेंडिंग ऑन द डेवलपमेंट प्रोग्राम ऑफ द गवर्नमेंट डिड नॉट जनरेट एडिशनल रेवेन्यू। अब गवर्नमेंट तो लगातार क्या कर रही थी बेटा? कोई ना कोई खर्चा कर ही रही थी, कुछ भी कर रही थी, लेकिन उससे उसको रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा था। वो सिर्फ क्या कर रही थी? एक तरीके से काम करे चली जा रही थी। कहते हैं ना कि खर्चा तो हो रहा है लेकिन इनकम नहीं आ रही, तो वहां पे गवर्नमेंट को क्या हो रहा था? काफी ज्यादा लॉस मिल रहा था। जैसे कि अगर आप एग्जाम्पल देखो, moreover the government was not able to generate sufficient revenue from internal source such as a taxation। कहता है और क्या है कि गवर्नमेंट जो है ना, इवन इतना भी नहीं कर पा रही थी कि उसको टैक्स ढंग से मिल सके। ठीक है, देखो ये ना हमारे कुछ पॉइंट्स हैं, ये हमने पहले भी डिस्कस करे थे। बेसिक क्या होता है, गवर्नमेंट, आज की जो गवर्नमेंट है और बेटा पुरानी गवर्नमेंट है, उनमें ये डिफरेंस है। आज वो कुछ भी कर रही है ना, तो उससे क्या जनरेट कर रही है? एक तरीके से रेवेन्यू जनरेट कर रही है। मैंने एग्जांपल आपको बहुत सारे दिए, जैसे रोड का देखें, आज की डेट में इंडिया के रोड्स बहुत अच्छे होते चले जा रहे हैं, लेकिन उन रोड से गवर्नमेंट साथ ही साथ क्या कर रही है? एक अच्छा खासा रेवेन्यू भी तो जनरेट कर रही है टोल्स के रूप में, है ना। और अच्छा खासा है, मतलब वो थोड़ा बहुत रेवेन्यू नहीं है, अगर आप समझोगे तो कई हजार करोड़ का रेवेन्यू चल रहा होगा। क्योंकि आज की डेट में जो टोल है वो 1 से 2 रुपए किलोमीटर हो चुका है सीधा। पहले 1 रुपए था, अब 2 रुपए किलोमीटर चल रहा है। अगर हम जाते हैं तो आप ये देखो, वृंदावन कितनी दूर है यहाँ से? 170-80 किलोमीटर है। वहीं का टोल आपका 600-700 रुपए का है। कितना डिस्टेंस हुआ? 300-400 किलोमीटर का डिस्टेंस, उस पर 700 रुपए का टोल है। तो अगर हम गलती से चले गए 4-5 हजार किलोमीटर या 2 हजार किलोमीटर, तो अच्छा खासा टोल है। अब आप ये भी समझ सकते हो, सारे जाते हो, एक टोल पे एक गाड़ी तो नहीं होती, टोल सारे फुल ही रहते हैं। वो हम सारा रील देख के थोड़े भावुक हो जाते हैं कि टोल का रूल है कि 30 सेकंड से ज्यादा रोके तो आप टोल नहीं दोगे, लेकिन मानते हैं वो वहां तो रुकना तुम्हें 10-10 मिनट भी पड़ जाता है कई बार। तो कहने का मतलब है, अब रिवेन्यू देखो क्या गवर्नमेंट वो डेली का है। सबसे बड़ी बात क्या है? वो डेली रिवेन्यू जनरेट हो रहा है, यानी सड़कें बंद तो नहीं है सर, लेकिन अब गवर्नमेंट ने जो स्कीम चलाई है ना, उसके अकॉर्डिंगली वो रिवेन्यू भी कर रही है। पहले क्या सिस्टम था? पहले बेटा उस सड़क बना दी, जा कौन सी रही है बेटा? वहां से बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी, किसका टोल काटोगे? कहाँ फास्टैग लगाओगे? घोड़े के मत्थे हुए, है ना। क्या फास्टैग होगा? तो वहां पे सिस्टम ही नहीं चलता था वो वाला। तो बेसिकली गवर्नमेंट के खर्चे ज्यादा थे और उस टाइम पे इनकम्स क्या थी बेटा? उनकी काफी कम हुआ करती थी। अब आगे देखिए, द गवर्नमेंट वाज स्पेंडिंग अ लार्ज शेयर ऑफ इट्स इनकम ऑन द एरिया व्हिच डू नॉट प्रोवाइड इमीडिएट रिटर्न सच एज अ सोशल सेक्टर एंड अ डिफेंस। देखो बेटा, कहता है गवर्नमेंट का खर्चा तो हो रहा था, लेकिन वो ऐसे सेक्टर्स पे हो रहा था, जैसे एक तो सोशल समाज के ऊपर, दूसरा और था डिफेंस पे। क्या आप बताओ, डिफेंस से कभी कुछ रिटर्न निकल के आएगा हमें? डिफेंस क्या है? हमारी सिक्योरिटी को प्रोवाइड कर रहा है ना, है ना। अब जैसे लड़ाई हुई इंडिया पाकिस्तान की, तो क्या उससे हमें कुछ रिटर्न में मिला? कोई हमने इनकम जनरेट करी? नहीं सर, उस टाइम पे खर्चा ही होता है, और उस खर्चे को हमें बहुत पहले से प्लान करके रखना पड़ता है। डिफेंस बेटा एक ऐसा सिस्टम है कि जीडीपी का लगभग 20-30% आप वहां पे खर्च देते हो। ठीक है, इंडिया तो खैर बहुत कम खर्चता है, अभी 6 या 7% ही खर्चता है, लेकिन ऐसी ऐसी इकोनॉमी है जो डिफेंस के ऊपर अपना 20-30% खर्च देती है। जैसे अगर आज प्रेजेंट में देखो, अभी आप न्यूज देख रहे हो, तो अभी रिसेंट में क्या हुआ वर्ल्ड में, कोई बताएगा? हम्म, ठीक है, अब यूक्रेन ने, ठीक है, किसी की भी बेस पे करा, उसने रशिया के सीधा किस पे कर दिया बेटा? वहां पे जो उनके एयर बेसिस थे, ठीक है, वहां के 40 हवाई जहाज उड़ा दिए उसने। हिम्मत है उसकी भी बैठे बैठा उंगली करने की। ठीक है, और करी किसके साथ? रशिया के साथ। अब आप ये सोचो, जब रशिया का सिर्फ एक हथियार इंडिया को मिला था, S-400, उससे हम पूरी लड़ाई जीत गए, और उसका वो एक सबसे छोटे हथियारों में से मानता है। तो ऐसे अभी कितने हथियार रशिया रख के बैठा होगा, है ना। अब उसने अपने अटैक चालू कर दिए यूक्रेन के ऊपर। अब यूक्रेन के साथ हो क्या रहा है बेटा? अब ये जो सिचुएशन देख रहे हो ना, अब ये बड़ी वर्ल्ड वाइड बड़ी खतरे वाली चल रही है।
आज की न्यूज है, अभी जब नीचे गया हूं बस नोट्स लेने, 4 न्यूज आ रही है उसमें। क्या? चाइना ने ताइवान को चारों तरफ से घेर लिया, एक लड़ाई वहां पे छिड़ने की तैयारी है। यूक्रेन और रशिया की लड़ाई चल रही है। ईरान के साथ अमेरिका भिड़ा पड़ा है, उसने कुछ कंडीशंस बोली हैं कि ईरान को माननी है, ईरान ने सब मना कर दिया कि मैं एक भी बात नहीं मानूंगा अमेरिका की। सब लगे पड़े हैं आपस में, ठीक है। क्या होगा इसका एंड रिजल्ट? वर्ल्ड वार तो देखो जब होगी, बहुत लंबा प्रोसेस है, लेकिन होगी तो किसके लिए बेनिफिशियल होगी? किसी के लिए भी नहीं होगी भाई। अब कहने का मतलब है जो इकोनॉमिक क्राइसिस होते हैं ना बेटा, ये सारी चीजों को लेके चले जाते हैं। आज मैं आपको बताता हूं, अभी एक सर्वे हुआ था, उसमें यह बताया गया कि इन केस भगवान ना करे कुछ ऐसे सिस्टम हो जाए कि पाकिस्तान से हमारी लड़ाई हो रही है या किसी भी देश से हमारी लड़ाई हो रही है और वो किसी भी कंडीशन में न्यूक्लियर अटैक कर देता है, तो इकोनॉमी ना हमारी खड़े पैर एक बम से 50 साल पीछे खिसक जाएगी। यानी 50 साल की मेहनत जो करी है ना गवर्नमेंट्स ने, हम सब लोगों ने मिलके, एक बॉम्ब अटैक से सीधी 50 साल पीछे जाती है इकोनॉमी। आज यूक्रेन कितना पीछे है? यूक्रेन बिल्कुल जड़ पे चला गया, जीरो तो है वो अब। यूनिवर्सिटीज है वहां पे, मॉल्स है, कुछ है वहां पे आज की डेट में, सिर्फ भंगार है। सारी बिल्डिंगें गिरी हुई मिल रही है। अब उसको दोबारा से बनाने में सोच रहे हो कितने जन्मों लग जाएंगे, अब उसे दोबारा से सारा स्टैब्लिश करना, पैसा लाना। तो आप सोचो कि लड़ाई कहीं से कहीं तक रिटर्न नहीं देती है। तो यहाँ पे जितना भी इन्वेस्टमेंट आप कर रहे थे, इससे गवर्नमेंट को कोई भी वापस में रिटर्न नहीं आने वाला। अब the income from the public sector undertaking was also not very high to meet the growing expenditure. Hence, our foreign exchange borrowed from the other countries and the international financial institution was spent on meeting the consumption need. अब एक और दिक्कत थी बेटा, जो हमारी उस टाइम पे गवर्नमेंट एजेंसीज काम करती थी ना, एक एग्जांपल लेता हूं मैं, जैसे हमारे यहाँ पे ना फोन की एक कंपनी होती थी बीएसईएस, यही होती थी ना बीएसईएस और एमटीएनएल, ये फोन लगते थे। उस टाइम पे बेटा फोन लगने की टाइमिंग पता है क्या होती थी? पहली बात तो जिसके घर में मोहल्ले में फोन होता था वो बहुत अलग लेवल का बंदा माना जाता था, और वो फोन होते थे वही डायलर वाले, ठीक है, देखे हो आप लोगों ने तो, वो बड़े रेयर मिलेंगे अब। लेकिन पहले तो क्या होता था, वो बहुत फेमस होता था, पुराने जितने भी विलेन है पिक्चरों में उन्होंने वही वाले यूज करे हैं, ठीक है ना, 100 नंबर डायल करो, बस ऐसे ही डायल होता था वो। अब लेकिन आप सोचो इतना पेशेंस है उसमें, पता है क्या होता था, आपने एक डायल करा ना वो नीचे जाएगा, जब तक वापस नहीं आएगा आप दूसरा नहीं डायल कर सकते। आज बंदे में इतना पेशेंस है कि आप बैठोगे 10 नंबर डायल करने के लिए ऐसे और ऐसे, इतने में तो, है ना। उस टाइम पे बेटा ये सिस्टम होता था, अगर आप एमटीएनएल में अप्लाई करते थे ना, तो क्या होता था, गली गली में खंभे नहीं होते थे, आपकी वेटिंग थी 6 महीने, साल, 1.5 साल की फोन लैंडलाइन लगने की वेटिंग हुआ करती थी। आज तो भाई साहब पुल के नीचे से निकल जाओ, सिम वाला खड़ा है, भाई साहब ले लो ना 100 रुपए में, लिया और चालू। तो बेसिकली उस टाइम में और अब के टाइम में क्या आ गया बेटा, बहुत ज्यादा डिफरेंस आ गया टेक्नोलॉजिकल पॉइंट से। यहाँ पे वही चीज वो कह रहा है कि जो गवर्नमेंट की एजेंसीज थी, पब्लिक सेक्टर थे, वो ढंग से काम नहीं करते थे, ना ही उनको कोई प्रॉफिट इतना ज्यादा जनरेट होता था। अब कहता है माउंटिंग गवर्नमेंट डेब्ट्स। माउंटिंग का मतलब क्या होता है बेटा, लगातार गवर्नमेंट के कर्जे क्या होते चले जा रहे थे, बढ़ते चले जा रहे थे। कैसे? इन द लेट 1980s गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बिगन टू एक्सीड हिज रेवेन्यू by such large margin that the meeting the expenditure through borrowings become unsustainable. गवर्नमेंट के खर्चे बढ़ रहे थे, गवर्नमेंट का डेफिसिट बढ़ रहा था, उस कर्जे को पूरा करने के लिए, डेफिसिट को पूरा करने के लिए गवर्नमेंट लगातार क्या ले रही थी बेटा, लोन लेती चली जा रही थी। Moreover, no attempt was made to reduce such profligate government spendings. लेकिन किसी भी गवर्नमेंट ने यह कोशिश नहीं करी कि जो ये खर्चा हो रहा है ना, इस खर्चे को किसी तरीके से कंट्रोल करा जाए। देखो इसी चैप्टर में नहीं आता, मैक्रो के अंदर ना क्वेश्चन आता है, अभी चैप्टर पढ़ेंगे ना हम आगे जाके, फॉरेन एक्सचेंज और गवर्नमेंट बजट, तो उसमें मैं बच्चों से ये क्वेश्चन पूछता हूं, आता भी है कि बेटा अगर मान लो हमारे खर्चे ज्यादा है, ठीक है ना, तो और हमारी इनकम कम है, हम लगातार घाटे में जा रहे हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? क्वेश्चन क्या है, हमारे खर्चे ज्यादा हैं, हमारी इनकम कम है, हम बार बार लोन लेके अपना काम चला रहे हैं, तो हमें क्या करना चाहिए बताओ? खर्चे कम करने चाहिए, और ठीक है ना, अब इनकम का सोर्स बढ़ाना चाहिए। ये बड़ा रेयर आंसर आता है, सबका क्या आता है, सर खर्चा कम करना चाहिए, लोन कम लेना चाहिए, पॉजिटिव सेंस की तरफ कोई जाता ही नहीं कि सर इनकम बढ़ा लेनी चाहिए सर, लेकिन वहां पे मेहनत लगेगी। तो गवर्नमेंट के साथ वही सेम फेस चल रहा था कि खर्चे लगातार क्या होते चले जा रहे हैं सर, बढ़ते चले जा रहे हैं, इनकम कम होती चली जा रही है, लेकिन गवर्नमेंट किसी भी तरीके से ना तो इनकम बढ़ाने की कोशिश कर रही थी, ना ही अपने खर्चों को कम करने की कोशिश कर रही थी। फिर आता है राइजिंग प्राइस ऑफ एसेंशियल गुड्स। कहता था इकोनॉमिक क्राइसिस इन 1991 was further compounded by the rising price of many essential goods rose sharply due to the inefficiencies in private as well as a public sector production and high tariff even on the essential import। क्या हुआ बेटा कि उस टाइम पे ना सब चीजों के प्राइस लगातार क्या हो गए बेटा, बढ़ने स्टार्ट हो गए। रीजन, दो रीजन समझाता हूं जो आपने पढ़े हुए हैं। हमने क्या पढ़ा कि इंडिया के अंदर सर कोई भी इंडस्ट्रियल सेक्टर डेवलपमेंट नहीं हुआ था, हम जो भी चीज मंगाते थे वो बाहर से क्या की जाती थी, इंपोर्ट।
बाहर की गवर्नमेंट ने उसके ऊपर टैरिफ्स यानी कि टैक्स क्या लगा दिए थे सर, बहुत ज्यादा, जिसकी वजह से उन चीजों की कीमतें क्या हो गई थी बेटा, बहुत ज्यादा हो गई थी। देखो आज की डेट में आप देखो, अरमानी एक्सचेंज, ये सारे ब्रांड्स आ रहे हैं ना, ठीक है। एक टाइम पे अगर मैं जब आपकी एज में होऊंगा ना, तो उस टाइम पे ये ब्रांड माने जाते थे बहुत ही तगड़े। मतलब कोई सोचता ही नहीं था कि अरमानी की वॉच कभी पहनेगा बंदा, क्यों, महंगी इतनी होती थी भाई, 40,000, 50,000, 1 लाख। आज तो 10,000 में मिल रही है, ले लो शोरूम से जाके ले लो। क्यों सर, टैरिफ्स कम हुए हैं, प्रोडक्शन कॉस्ट कम हुई है, बहुत सारी चीजें बननी ही कहाँ स्टार्ट हो गई यहाँ के, अब आज की डेट में इंडिया में स्टार्ट हो गई। तो चीजें ऑटोमेटिकली क्या होती चली जा रही हैं सर, सस्ती होती चली जा रही हैं। और उस टाइम पे क्या थी, वो बहुत ही ज्यादा महंगी हुआ करती थी। ये रीजन आता था बेटा कि हमारे साथ इकोनॉमिक रिफॉर्म की रिक्वायरमेंट आई। अब पहला क्वेश्चन आता है, व्हाट आर 3 एसेंशियल फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इनिशिएटेड इन इंडिया? बी, व्हाट वाज द प्राइमरी रीजंस फॉर इंडियाज इकोनॉमिक रिफॉर्म इन 1991? क्यों लेके आया गया बेटा 1991 में? सी, टू एड्रेस अ फॉल इन अ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व एंड एक्सटर्नल डेब्ट क्राइसिस। How did inefficient management of Indian economy in 1980s contribute to the financial crisis in 1991? कहता है हाउ डिड द इनएफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ इंडियन इकोनॉमी 1980 कंट्रीब्यूट टू द, इनएफिशिएंट मैनेजमेंट ने किस तरीके से कंट्रीब्यूट किया, ठीक नहीं किया, वो नहीं पूछ रहा, वो पूछ रहा कंट्रीब्यूट क्या करा जिसकी वजह से ये दिक्कत आई। सर, गवर्नमेंट स्पेंडिंग ऑन द डेवलपमेंट, द रिड्यूसिंग रिलायंस ऑन फॉरेन बोरोइंग्स, ओवर स्पेंडिंग विदाउट सफिशिएंट रेवेन्यू, यानी सर खर्चे बढ़ते चले गए, इनकम उन्होंने बढ़ाई नहीं, जिसकी वजह से हमें ये फेस करना पड़ा। What was the one adverse consequence of rising price of essential goods during the 1991 economic crisis in India? क्या है? D, financial strain on the Indian economy. Which of the following was not a major policy change in introduced as a part of India's economic reform in 1991? क्या? C, encouragement of a foreign investment. बाहर से क्या करा जाए, लगातार फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स को। अब देखिए बेटा यहाँ पे, चलो अब जरा यहीं पे थोड़ी सी बात करते हैं, थोड़ा टॉपिक पे भी वापस आते हैं आपके। देखिए बच्चे यहाँ पे ध्यान से सुनिए बेटा, आप सबके लिए यहाँ पे जरा ध्यान से सुनना पहले पॉइंट को। बेटा आज की डेट में यंग जनरेशन के लिए इनकम कमाने के क्या क्या सोर्सेज हैं आपके हिसाब से? मैं 2 सोर्स मैं क्लियर कर देता हूं, उसमें फिर आप मेरे को क्लियर करना उन दोनों में क्या क्या होता है। लीगल और इलीगल, 2 ही सोर्स हैं। ज्यादातर पसंद कौन से सोर्स हो रहे हैं आज की डेट में? जल्दी आ जाता है सर, है ना, यूं करा और यूं आया, ठीक है, और ऐसे ही चला गया, वो अलग बात है। अब बताओ लीगल सोर्सेज कौन कौन से हैं? शेयर मार्केट, मेरे को ही नजर लगा लो तुम पहले। हाँ ठीक है, ठीक है, टीचिंग का मतलब बेसिकली प्रोफेशनल हो गए, जॉब्स हो गई, ठीक है, ये सारे लीगल सोर्स हैं। चलो लीगल तो सारे ही हैं लगभग, तो शॉर्ट में अगर समझाएं सर, जो इलीगल नहीं है वो सारे लीगल हैं, यही है ना। इलीगल लिमिटेड है, तो इलीगल पूछ लेता हूं मैं, ठीक है, नॉलेज भी पता चल जाएगी। इलीगल कौन कौन से हैं भाई? इन्होंने बोला मैच सबसे ज्यादा कॉमन चल रहा है ना। उसके बाद है ऑर्गन सेलिंग, ये सीरीज देख रहे हैं, वेब सीरीज दबा के भाई मेरे। और बताओ, जो ऑर्गन सेलिंग कितना बड़ा वर्ड बोल रहे हो वो सीरीज से ही आ रहा है हमारे पास। और बताइए, गैम्बलिंग। चलो देखो इन्होंने सही बोला, ये सारी चीजें चल रही हैं बेटा, अगर आप घुसोगे ना इसके अंदर, रुक जाओ भाई, मैंने मेरे से बात करने के लिए कहा अभी, सारी चीजें ही चल रही है दुनिया में, और जब घुसोगे ना इन चीजों में तो आप देख के हैरान हो जाओगे एक्चुअल में ऐसा होता है। अब ऑर्गन सेलिंग तो बेसिकली बेसिक सेम सा पार्ट है। अगर हम बात करें, ठीक है ना, तो बेसिक कौन सी आई थी सीरीज अभी? स्क्विड गेम्स, भाई वहां से प्रेरित है हमारे, ठीक है ना। तो बेसिकली क्या, देखो उसे, फिर उसमें अच्छे से पता चलेगा क्या होती है ये, ठीक है। देखो अब बेटा मैं आपको एक सिंपल सा समझा रहा हूं, सुन लो, पहले सुन लो। ये जो चीजें होती है ना बेटा, ये लीगल या इलीगल की कहानी समझो क्या होता है, और ये आपके लिए ही है, हमारा तो निकल गया जो टाइम निकलना था। देखो एक कंडीशन बताई गई, ठीक है, एक एग्जांपल से बता रहा हूं। एक के पास ना एक घोड़ा था भाई, ये बेसिकली जो स्टोरी है ना, ये बनियों के हिसाब से बनाई गई थी। एक बंदे के पास क्या था, एक घोड़ा था, ठीक है, उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब रहती थी, ठीक। अब
₹2000 का घोड़ा, मान लो उसकी मार्केट वैल्यू थी उस टाइम पे, उसने सिंपल सा पता है क्या करा, उसने कहा कि ये घोड़ा ना मैं ₹50 का दूंगा, बनिया दिमाग था उसका, बिजनेसमैन टाइप। वो कहता है मैं ₹50 का दूंगा ये घोड़ा। कहता है लेकिन उसके लिए होगा क्या कि आप सबको ना पर्चियां डालनी पड़ेंगी, जिसका नंबर आ गया उसको ये घोड़ा ₹50 में मिल जाएगा। अब भाई ने क्या करा, 1000 पर्चियां बेच दी ₹50,000 में। पर्ची कितनी निकलनी थी, एक। 50,000 की पर्ची बेचाया मेरा भाई। अब घोड़ा लेने आ गया बंदा, कह रहा मेरी पर्ची निकली है, कह रहा दे दो मेरे को 2000 में। उसे दे दिया घोड़ा कितने में, 2000 में उसे घोड़ा देके। उससे कह रहा भाई इसकी तो तबीयत वैसी बहुत खराब रहती है, ठीक है ना, अब तू ₹2000 का लेके भी क्या करेगा इसको, एक काम कर 3000 में तू मुझे ही दे जा। उसने वो घोड़ा वापस 3000 में उसे बेच दिया, सामान भी नहीं जाने दिया, ₹47,000 भी कमा गया, पैसे भी दूसरों के लगवा दिए। अब यही होती है बेटा, ये जो ड्रीम इलेवन वगैरह है ना, सब में यही चल रहा है। जितने आप ये गेम देख रहे हो ना, वहां पे यही होता है, टीम बनाओ, खेलो, सब जीतो, और जीतेगा सिर्फ एक। जीतेगा कितना, 1 लाख रुपया, वो कमाएगा कितना, 100 लाख रुपए। तो तुम्हें 1 लाख रुपया दे देगा और तुम तालियां मार रहे हो, भाई लिया तो तुमसे ही था। ये गेम होता है। ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज खुल रही है ना, ये लीगल कैसे हो गई बेटा, ड्रीम इलेवन का आज भी नोएडा के अंदर भाई ने घर बनाया है 270 करोड़ रुपए का, जो उसका मालिक है ड्रीम इलेवन ऐप का, सिर्फ 270 करोड़ का घर बनाया मेरे भाई ने। वो तुम्हारे ही पैसे हैं जो लगा रहे होगे, मतलब मुझे नहीं पता कौन कर रहा है, लेकिन जो भी टीमें बनाने लगे हुए हो ना, ये उन्हीं के टीमों के पैसे उसके घर में लग रहे हैं जाके। तो बेसिकली समझदार बनना है बेटा हमें, कि ये जितने भी आप इन चीजों में फंसोगे ना, कभी भी इसमें कुछ नहीं मिलता। मैं आपको एक सिंपल सा स्टैंडर्ड बताता हूँ, फ्यूचर के अंदर कभी भी दिमाग में आए ना सर इस तरीके से हमें करना है, तो मैं आपको एक बेसिक एग्जांपल बताता हूं। जब भी आप इसमें पैसे लगाओगे, आप ₹1000 से शुरू करें, कोई भी है, चाहे शेयर मार्केट ही क्यों नहीं है, ये ऐसी बनी हुई है बेटा, आप ₹1000 लगाओगे आपको 2000 मिलेंगे, आप 2000 लगाओगे आपको 3000 मिलेंगे, 3000 लगाओगे 6000 मिलेंगे, मिलता चला जाएगा। शुरू के 4-5 में आपको मिलना ही मिलना है, चाहे 200 मिले 500 मिले, क्योंकि आपका अमाउंट क्या लग रहा होता है वहां पे, बहुत कम लगता है। अब जब आप इस 6000 पे आओगे ना, लालच क्या होगा, अंदर से बुलावा आएगा भैया तेज, आप ये 6 के 6 यहां लगाओगे, ये ऐसे चलता चला जाएगा। फिर क्या होगा, जब आप 8-10 बार खेल लोगे ना, आप सीधा यहाँ पे 1 लाख रुपया लगा दोगे। अब ये 1 लाख रुपया डूबेगा, आपने कमाए कुछ नहीं, 1 लाख रुपया डूब गया। अब उसके बाद भी यहां पे भी समझदारी है, निकल जाओ। पहली बात तो समझदारी ये है कि यहां से शुरू ही मत करो। लेकिन चलो यहां पे फंस गए, कभी भगवान ने नहीं करा, कोई संगत ऐसी मिल गई तुम्हें, गलती से फंस गए तुम वहां पे, यहां पे भी आके अगर लक साथ देगा, निकल जाओ। अगर यहां पे भी नहीं लगे, सबसे ज्यादा बेटा लिपटेगा वो जो इस 1 लाख को रिकवर करने में लगेगा, कि भाई 1 लाख रुपया जीतूंगा मैं, पहले मेरा बड़ा मेहनत का पैसा था, ये 1 लाख कमाना है। बेटा 1 के 10 हो जाएंगे, 10 के 20 हो जाएंगे, मकान बिकने चालू हो जाएंगे, गाड़ियां बिकनी चालू हो जाएंगे, 1 लाख कभी कवर नहीं होता ये। और प्रैक्टिकली रामनगर में ही बहुत सारे एग्जाम्पल है मेरे नोन में, ठीक है ना, मतलब स्विफ्ट से मैंने उन्हें मर्सिडीज में भी देखा, और मर्सिडीज से फिर मैंने उन्हें बाइक पे भी देखा, तो तीनों कैटेगरी मैंने पिछले 5 सालों में देख ली उनकी। तो ऐसे गए, ऐसे आए, और फिर वैसे आ गए। तो इन चीजों में जितने भी इलीगल टाइप है बेटा, इनमें कभी भी शॉर्ट नोटिस में नहीं फंसना। बार बार आरबीआई भी आपको क्या गाइडलाइन कर रहा है, आपके देखो आज की डेट में कॉल करते हो, अमिताभ बच्चन सर की आवाज आती है ना, इसमें ना पड़े कि कोई डबल देने के पैसे वायदे कर रहा है। तो डबल कहां से दे देगा भाई, अगर वो देगा तो खुद क्यों नहीं कर रहा बैठ के, तुमसे ही लेके क्यों कर रहा है, ठीक है ना। तो इन चीजों में थोड़ा सा आगे की तरफ जाओ जब बड़े होगे, क्योंकि अब आपके पास ये अपॉर्चुनिटीज नहीं है, लेकिन आएंगी बहुत सारी आपके पास ये, ठीक है, बहुत सारे बड़े भाई, गली मोहल्ले में बड़े भाई बहन सब मिलेंगे इस तरीके के, तो इनसे बच के रहोगे, फायदे में रहोगे, वरना जय श्री राम हो जाएगा तुम सबका। देखो, अब देखो बेटा यहाँ पे, 1 मिनट रुको, देखो बेटा, एक ना थोड़ा सा डिस्कशन कर रहे हैं, आप सुन लो इधर सारे शांतिपूर्वक भाई। फादर्स सबके ही हैं, स्ट्रिक्ट किस किस के हैं भाई, बताएगा कोई, जो मानते हैं हमारे फादर्स बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है, बाकी सबके कूल है। इतने अच्छे हो गए फादर यहाँ पे हैं, जिनके हैं सबके स्ट्रिक्ट है या नॉर्मल है, नॉर्मल है तुम्हारे भी भाई, बढ़िया। चलो सुनो मेरी बात, देखो ये जो मैं आपको अभी बेटा कॉन्सेप्ट बता रहा हूं ना, देखो दो तरीके से कैटेगरी है आपके घरों में, एक हो गई आपकी मदर, और दूसरी तरफ है आपके, ठीक है, सुन लो भाई, इन दोनों के रोल में ना एक बेसिक सा डिफरेंस होता है।
इनका जो रोल होता है ना बेटा, बेसिकली जैसे आप गेम्स वगैरह खेलते हो ना, बीच में कोई लाइफलाइन टाइप आ जाती है, कोई सुपर पावर आती है, ये वो वाले हैं, ये पीछे रह के काम करने वाले हैं, सामने क्या रहते हैं एकदम, भाई हम तुम्हारे दुश्मन तुम मेरे दुश्मन, इनका ये वाला रोल चलता है फादर्स का मेनली, ठीक है। लेकिन पीछे से रोल क्या प्ले होता है कि बाहर वाला तो कोई कुछ नहीं कर सकता, भाई मैं खड़ा हूं, सेम इनकी कैटेगरी रहती है। अब मैं जो आपको समझा रहा हूं इसको बहुत ध्यान से समझना। ये बेटा मैं जो सारी चीजें देखता हूँ आपको क्यों इंप्लीमेंट करने की कोशिश करता हूँ, शायद कोई एक चीज आपको समझ आ जाए, ठीक है, शायद है वो मेरे पास, उम्मीद कम रखता हूँ लेकिन शायद आ जाए। एक एग्जाम्पल देखा बेटा मैंने, अच्छा आप एक चीज बताओ, आप ये ड्राइव करते हो कार या बाइक, स्कूटी कुछ तो करते हो भाई, ठीक है। फादर या मदर आपको बहुत ज्यादा क्या करते होंगे बेटा, टोकते होंगे हर चीज के लिए, ये मत करो, ऐसे मत करो, यहां मत जाया करो, बुरा लगता है सारा का सारा, है ना। अब मेरे को एक आंसर दे देना, जब आप ये कार बाइक स्कूटी या कुछ भी ड्राइव करते हो, ठीक है, आप अपनी रेस में चला रहे होते हो, उसको ब्रेक लगाते हो नहीं लगाते बीच में। अब जो आप ओवर स्पीडिंग करते हो या उसे स्पीड में चलाते हो, वो कॉन्फिडेंस किसकी वजह से आ रहा है आपको, ब्रेक की वजह से आ रहा है या उसके एक्सीलरेशन की वजह से आ रहा है, कॉन्फिडेंस बताओ मेरे को। वो जो स्कूटी तेज चलाने का या गाड़ी तेज चलाने का आप में कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा है, वो उस ब्रेक की वजह से आ रहा है या उसकी एक्सीलरेशन स्ट्रांग है उसकी वजह से आ रहा है। अब आपको समझ आ गया होगा क्या है, ये जो ब्रेक्स लगाते हैं ना ये फादर और मदर बेटा, ये वही ब्रेक्स है, वो आप पे ब्रेक लगा रहे हैं ताकि आपकी गलतियां कम हो और आपकी स्पीड क्या हो, ग्रोथ की ज्यादा से ज्यादा बढ़े। तो उसको अब आपने पॉजिटिव में समझना है या उसको आपने नेगेटिव में समझना है, वो आपकी चॉइस होती है, क्योंकि अगर गाड़ी में ब्रेक नहीं होगी ना आप शांति बिल्डिंग तक भी नहीं पहुंच पाओगे। तो ये ब्रेक ना लाइफ के अंदर दोनों ही क्या होती है, कह लो लेफ्ट ब्रेक है एक राइट ब्रेक है, दोनों ही टाइम पे आपके ऊपर जरूरी है, नहीं कसी जाएंगी एक्सीडेंट पक्के हैं आपके। तो इसीलिए बोला जाता है कि इनको देखो, मैं आपको सीधा बताता हूँ, लाइफ में ना बेटा, हमने भी अपनी लाइफ देखी है, आप भी देखोगे 5-7 साल बाद इन चीजों को आप भी समझोगे। जब रोल प्ले का काम आएगा ना, काम में जिंदगी में कौन काम आना है, कोई नहीं आना, इनमें से ही कोई ना कोई आगे साथ में खड़ा होगा। ऐसे ऐसे देखे हमारी पूरी जिंदगी नहीं बोलते, आपस में बातचीत ही नहीं है, लेकिन जब जरूरत पड़ती है आगे खड़े हो जाएंगे, होता है ना ये सारा कुछ। तो इसलिए कहता हूं इन चीजों की जिनके पास है ना, इनको इंपॉर्टेंस दिया करो। और मैंने आपको लास्ट ना 11th में पता नहीं दिया नहीं दिया, 12th को दिया था। सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारी क्या है, मैं आपको एक सिंपल सा बता देता हूँ। आपके घरों में बेटा ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर किस किस के है ना, ठीक है, लगभग सारे 60-70 साल की एज में होंगे। अब मेरी बात ध्यान से सुन लो बेटा, पहले 2 मिनट सुन लो, सारे इतनी एज के हैं, 60-70 साल की उम्र के हैं। बेसिकली आपसे अगर मैं बात करूं, आपके अगर फ्रेंड का बर्थडे आप सेलिब्रेट करने चले गए, आपके मम्मी पापा का बर्थडे, आपका खुद का बर्थडे है, सारी पार्टीज ये सब कुछ आप कर रहे हो, रेगुलर कर रहे हो, ठीक है ना। अभी आप 16-17-18 साल के हो, हम कहते हैं बहुत लंबी उम्र रहेगी तो 60 साल तक जियोगे, तो यानी आपके पास बेटा सबके पास अभी 30-35-40 साल पड़े हैं, क्लियर। अब मेरे को लिटरली जेन्युइनली सोच के बताना, और जेन्युइन है वो, ये जो ग्रैंड फादर ग्रैंड मदर हमारे घर पे हैं, हम उनको कितना टाइम देते हैं। वो आवाज दे के बुलाते हैं, निकल जाओ यार अब पता नहीं क्या कहेंगे, बैठने का टाइम आता है, निकल गए, टाइम नहीं है, मेरे को तैयारी करनी है, मेरे को उसके जन्मदिन पे जाना है, ये जाना है वो करना है। भाई आपको ना मैथमेटिकली समझो इन चीजों को, अगर वो बंदा 60-70 साल का है तो आपकी लाइफ में वो 5 और 10 साल है मैक्सिमम, आप उसे टाइम ही नहीं दे रहे। और जो अभी 30-40 साल ही है, आपके पूरे दोस्त पूरे पड़े हैं अभी 30-40 साल के लिए हैं, उनके साथ आप घुसे पड़े हो सारा दिन के अंदर। 5-7 साल बाद ये देखने को भी नहीं मिलेंगे, टोकने को भी नहीं मिलेंगे, खत्म। फिर बैठ के क्या करोगे। मैंने ना एक चीज बहुत अच्छी सीखी, वो सीखी कहाँ पे जाके, निगम बोध घाट में। मैं तो भी सीधा बोल देता हूँ, आजकल किलस भी जाते हैं लोग इससे। कोई भी कहता है ना, कोई मेरे सामने बुराई करता है, यार वो बंदा ना ऐसा था, मैं कहा भाई मरने के बाद ही अच्छा होगा, जीते जी कोई अच्छा नहीं है। मैं कहा निगम बोध में वहां पे ऐसे हाथ रख के खड़े होते हैं, बंदा बहुत बढ़िया था, उसमें ये अच्छाइयां थी। मैं कहा जीते जी तो किसी को नहीं दिखी, वहां पे लेटने के बाद ही क्यों दिखती है सबको। ये फैक्ट है ह्यूमैनिटी का बेटा, जब तक बंदा हमारे सामने चल रहा है ना, कोई भी अच्छा नहीं है हमारे लिए। और जैसे ही वो मर जाता है, चाहे घर का ही ताऊ चाचा क्यों ना हो, वो बहुत बढ़िया हो जाता है, पता नहीं क्या अंदर से निकल के आता है, उसकी सारी अच्छाइयां याद हो रही होती है उस टाइम पे। होता है ना प्रैक्टिकली ये। तो इन चीजों को समझो। अगर आपको बेटा ये गिवन है ना, आप ये लगा लो आप लास्ट जनरेशन हो। लास्ट जनरेशन क्यों है, प्रैक्टिकली समझ लो, जिन्होंने इनको एंजॉय करा होगा। रीजन बताऊं क्यों। मेरी एज क्या है बेटा, 35, ठीक है। हमने तो फिर भी एक मैरिज जो है सही टाइम पे कर ली, 28-27 में। आज की जनरेशन मैरिज कब कर रही है, 38-39, 35 तक तो पहुंच चुके हैं सारे, 30-35 साल। क्यों सर, सेटल होना है। किसी से पूछ लो क्या होना है, सेटल होना है। सेटल होने का मतलब कुछ नहीं पता। 2 लाख कमाता तो कहता है 4 लाख कमाने, 4 लाख कमाता तो कहता है 6 लाख कमाने। सेटल का मतलब कुछ नहीं है उनके लिए, ठीक है ना। अब आप खुद सोचो, जब आपकी शादियां 30+ में होंगी, ठीक है, 33-34 में आपके फर्स्ट बेबीज होंगे। अब जब माँ बाप की शादी 30-35 में हुई है, तो उनकी कब होगी, उनकी भी 30-35 में मान के चलो।
तो जब वो 30-35 में शादी करेंगे, तुम 35 में बेबी कर रहे हो, तो भैया वो 70 साल के हो गए, तुम जियोगे जब तक? जब तुम जियोगे नहीं तो उनके बच्चों को दादा दादी मिलने ही कहाँ वाले हैं। प्रैक्टिकल है ये। देखो क्या होता था पहले, लोगों ने, हमने अपनी फैमिली में परदादा परदादी देखी, अब परदादा परदादा तो पर हो गए, है ना। अब कौन बच गया, दादा दादी। अब आने वाले टाइम में क्या हो जाएगा, क्यों, लाइफस्टाइल ऐसा चल रहा है। तो जिसको मिली हुई है ना अपॉर्चुनिटी जीने के लिए भाई, मजाक लगता है, और आपको लिटरली बताऊं, जब तक वो बैठे ना इंपॉर्टेंस नहीं होगी। जैसे ही निकलेंगे आपको बहुत सारी चीजें ऑटोमेटिकली रियलाइज होनी स्टार्ट हो जाती है कि यार ठीक थे, जो भी थे बढ़िया थे। और कईयों के तो बेटा आप ये देखो कि फैमिलीज में इतनी जानता हूं, आज भी उनके फादर वगैरह सबको जाना ही उनके नाम से जाना जाता है, उनका तो कुछ पर्सनली तो कुछ है ही नहीं, वो लोग जाने किसके नाम से जाते हो, जो वो कर गए उस टाइम पे। तो समझने वाली चीज है कि कुछ ना कुछ होते हैं, तो अगर इनको टाइम दे सकते हो, इनके भी बर्थडे सेलिब्रेट किया करो भाई। जैसे दोस्तों यारों में घुसते हो ना, मम्मी पापा को भी जन्मदिन सेलिब्रेट करा करो, उसी एनर्जी से किया करो जैसे बाहर वालों के करते हो। आजकल ना दौर ही ऐसा चल रहा है बेटा, बाहर वालों में तो आप पूरी जान झोंक देते हो भाई। अब मैं वैसी लैंग्वेज यूज नहीं करूंगा, मान लो कोई है लाइफ में, उसके लिए तो भाई साहब 15-20 दिन पहले, 1 महीने पहले प्लानिंग चालू हो जाएगी, ये गिफ्ट देना, उसे ये पसंद है। अबे भाई जो सुबह से लेकर रात तक तुम्हारे लिए घर में लगी हुई है माता रानी, उसके लिए कभी शांति से बैठ के सोचते भी हो कि मम्मी का भी बर्थडे आ रहा है, उन्होंने भी हमारे लिए लाइफ में इतना कुछ करा है, हमें वहां पे भी कुछ डेडिकेशन देनी है। क्या हुआ, बस एक गए, केक ले आए फॉर्मेलिटी के लिए, हाँ तालिया, बस हो गई बर्थडे, उसके बाद मना लो मम्मी। कभी तुम में से किसी ने ये कहा है कि चलो मम्मी आज बर्थडे, आज काम ना करो? गर्ल्स तो कह सकती है, आजकल तो बॉयज भी कह सकते हैं भाई, आज का दिन रिलैक्स कर लो। तुम्हें तो अपना रिलैक्स चाहिए होता है, आज मैं बर्थडे कर लूं, बी लाइक अ प्रिंसेस, बी लाइक अ प्रिंस है, पापा की परी, और तुम भी तो परी हो रहे हो सारे, ठीक है ना। तो सब जो बेटा सेलिब्रेट करते हो ना, तो जैसे आपको जरूरत है उन लोगों को भी जरूरत होती है। आपने तो फिर भी मनाए हैं, उन लोगों ने कभी मनाए नहीं, क्योंकि उनके टाइम में ये चीजें चलती नहीं थी। तो आप लोग ऐसी जनरेशन हो जो उनको ये चीजें सेलिब्रेट करा सकते हो, तो करा करो। आपको जितनी खुशी मिलेगी ना, उससे कई गुना ज्यादा उन्हें खुशी मिलेगी। मैं आपको बताऊं, दोस्तों यारों के लिए कितना भी सोच लो भाई, एक लड़ाई होनी है सब भूल जाएगा, एक सिंगल लड़ाई होनी है आपकी, और वो कुछ नहीं याद रखेगा इसने मेरे लिए क्या किया था क्या नहीं किया था, सब जीरो। माँ बाप के लिए तुम एक बार करके तो देखो, अगले जन्मदिन तक याद रहेगा कि हाँ यार लड़का बहुत बढ़िया है मेरा, समझ। और 10 जनों को तो ये कह देंगे भैया बड़ा हो गया ये, समझदार हो गया, सोचने लग गया वाले ने। तो उनका भाई फीलिंग लेवल अलग होता है। तो ये करा करो बेटा, ये एक्सपीरियंसेस बता रहा हूँ, जब ये लोग जाएंगे ना बाद में दिक्कत समझ आएगी अभी आपको, ठीक है। चलो